आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। नमस्कार। कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारत को झकझोर कर रख दिया है। नए साल के आगमन पर हमें ऐसा लग रहा था कि महामारी से कुछ राहत मिल गई है। फरवरी आते आते आम जनता से लेकर नेता, नौकरशाह, यहां तक कि तमाम डॉक्टर भी ये मानने लगे थे कि महामारी की व्यापकता से भारत ने शायद पार पा लिया है। तब अचानक देश कोरोना काल की पहले की स्थिति से भी बुरा होता हुआ दिखने लगा। संक्रमण नए सिरे से सिर उठाना शुरू करने लगा और देखते ही देखते प्रतिदिन कोरोना मरीजों की जो संख्या थी वो लाखों में हो गई। मरीजों को अपना तो अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं, बहुत जद्दोजहद है, वेंटिलेटर की कमी नजर आ रही है, ऑक्सीजन और दूसरी दवाएं भी जो हैं वो बहुत ही कम नजर आ रही हैं और उनका भी लगातार ऐसे लग रहा है कि जैसी बहुत ही कम लोगों को मिल पा रही है। ऐसे में डरना नहीं है। कोरोना खतरनाक है और क्या कर सकता है ये हम सब देख रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की जरूरत है, भीड़ भाड़ से बचने की जरूरत है, डरने की जरूरत है, लेकिन डरने के साथ साथ लड़ने के लिए हौसला जुटाने की भी बहुत जरूरत है। डरना होगा, लड़ना होगा और इन सब के साथ साथ अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को बचाना होगा। ये केवल अब सरकार का दायित्व नहीं रह गया है, अब ये एक सामाजिक दायित्व भी हो गया है कि हमें उन सभी व्यवहारों का पालन करना होगा जो पिछले 1-1.5 साल से लगातार कोरोना के डॉक्टर्स, हमें विशेषज्ञ और सब लोग हमें बताते आ रहे हैं। मास्क पहनना होगा, लोगों से कम संपर्क करना होगा, चेहरे और हाथ को धोते रहना होगा। अगर इस समय हम देश की स्थिति की बात करें तो देश में कोविड के जो सर्वाधिक 2,61,500 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 25,500 लोग संक्रमित हुए हैं और एक अच्छी बात जो सिर्फ ये निकल कर आ रही है कि दिल्ली कैंट में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल है वो आज फिर से काम करने लगा है। हालांकि कोरोना संक्रमण की कमी को देखते हुए इस वर्ष फरवरी के पहले सप्ताह में इस अस्पताल को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसे फिर चालू कर दिया गया है। इस बीच कोरोना को लेकर, इसकी महामारी को लेकर लोगों के मनों में प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं और उन सब जिज्ञासाओं को, उन सब प्रश्नों को हम लगातार शांत करते आ रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े होते हैं जो लगातार आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं और आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें और चेहरे और हाथ को साफ करते रखें। आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर धमीजा, देश में स्थिति जो है अब काफी भयावह होती जा रही है और अब डर भी लग रहा है और अब जो केसेस आ रहे हैं उनमें बच्चे भी अब जो है संक्रमित होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब हमें क्या करना होगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं पैंडेमिक की स्थिति के बारे में, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है और स्थिति बड़ी गंभीर है, लेकिन हम साइंस के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम जो है इस पर भी विजय पाएंगे, इस पैंडेमिक पर विजय पाएंगे। आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं उसके अगर हम उस स्थिति को एनालाइज करें तो उसके 3 मुख्य कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो ये है कि लोगों का बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ है, दूसरी जो वजह है वो वायरस का बिहेवियर भी चेंज हुआ है और तीसरा जो सिस्टम में जो अनलॉकिंग के बाद, जो सितंबर के बाद लोगों में जो अनलॉकिंग में जब लोगों को एकदम आजादी मिली तो उसमें लोगों का जो बिहेवियर था, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, लैक ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो बढ़ गया। तो वायरस की जो न्यू केसेज की संख्या है वो भी बढ़ी उसके बाद में, लेकिन लैक ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत बढ़ा। तो ये जो तीनों जो कारण हैं
वो तीनों ही बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और अगर हम तीनों को एक एक करके अलग से एनालाइज करें तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। एक तो ये है कि अगर हम जिस स्थिति से, जिस तेजी से अनप्रेसिडेंटेड जो इंक्रीज हो रहा है संख्या में और नए केसेज में, चाहे वो पॉजिटिविटी रेट हो 30% दिल्ली में या 25,000 केसेज हो, जो कि हर घंटे में 1,000 केसेज जो नए आ रहे हैं, तो ऐसे इस स्थिति से अगर इसी गति से हम आगे बढ़े तो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा स्ट्रेन में आएगा, और बड़ा स्ट्रेन में अभी भी शुरुआती लग रहा है, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अगर इस स्थिति से हम ऐसे ही गति से चलते रहे तो हो सकता है वायरस की जो गति है, जो वायरस की जो मूवमेंट है, वो रूरल एरियाज में चली जाए। टायर 3 सिटीज में, या जो टाउन, छोटे छोटे टाउन्स हैं, जो रीजनल एरियाज हैं, जहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शायद अच्छा नहीं हो सकता जितना कि बड़े शहरों में है। तो ये दोनों जो बातें हैं आने वाले समय के लिए बड़ा जो है इम्पोर्टेंट है, और हमें समझना पड़ेगा कि इस गति को हमें रोकना है। और कैसे रोकना है, ये तीनों फैक्टर्स अगेन जो है बार बार मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि लोगों के बिहेवियर में कैसे चेंज आया है पिछले 6-7 महीने में। सितंबर तक हम सब लोग जब अनलॉक से बाहर, लॉकडाउन से बाहर निकले, अनलॉक में आए, तब तक हम सब कुछ ठीक कर रहे थे, लेकिन सप्ताह पर सप्ताह, वीक पर वीक जो है उस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में और डिसिप्लिन में और एनफोर्समेंट में कमी आई। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया, या लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया, रेस्टोरेंट्स खुल गए, सिनेमा हॉल्स खुल गए, जिम्स खुल गए। तो सारी ये जो स्थिति आई कि लोगों का मिलना जुलना जो है ज्यादा हुआ, तो उसकी वजह से भी जो है वायरस में फैलने में गति आई। और कुछ कंप्लेसेंसी के साथ साथ जो है केसेस भी डाउन हुए नवंबर दिसंबर में। वो जो एक पीरियड था 2-3 महीने का जिसमें केसेस डाउन थे और लोगों ने जो है लापरवाही बरतनी शुरू की, तो उससे जो है इसमें गति आई है, सेकेंड वेव हम जब देख रहे हैं। और ये जो ड्रिल है मास्किंग की, सैनिटाइजिंग की और डिस्टेंसिंग की, ये ड्रिल सबको पता है। पिछले 1 साल से हम बार बार आपके माध्यम से, और सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि बताने के लिए, लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए कि ये तीनों चीजें कितनी महत्वपूर्ण है इस पैंडेमिक पर विजय पाने के लिए। लेकिन उनको अमल में लाना, उनको रेगुलरली जो है एडहेयर करना, इन तीनों चीजों को अपनाना, वो बहुत जरूरी है। और वो लोगों में एक बिहेवियर चेंज लाना बहुत जरूरी है वापस, कि चाहे वो हम लॉकडाउन नहीं लगाएं, लेकिन लॉकडाउन का असर जो है बिना लॉकडाउन के भी हम ला सकते हैं, इन तीनों चीजों को अगर हम पूर्णतया रेगुलरली और रिगरसली अपनाएं। जी। दूसरी बात जो मैंने की वायरस के बिहेवियर की, वो भी पिछले कुछ दिनों में चेंज हुआ है। आपने सुना होगा कि नए वेरिएंट्स आए हैं। इंडिया में भी डबल म्यूटेंट करके एक वेरिएंट की चर्चा चल रही है, जो अभी कंफर्म नहीं है, जिसको हम वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स भी हैं, जो यूके का, ब्राजील का और साउथ अफ्रीका का है, और कुछ भागों में, देश के भागों में यूके का वेरिएंट तो है, डाटा कुछ है उसके बारे में, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो जो यूके कॉग जीनोमिक्स की जो कंसोर्शियम है, वो सभी आरटीपीसीआर टेस्ट का 10% जो है जीनोमिक सीक्वेंस करती है। हमारे यहाँ पे 10 लैब्स हैं इंडिया में जो कर रही हैं, लेकिन उतनी अभी गति नहीं आई है। आने वाले समय में वो भी गति आएगी। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो लार्ज गैदरिंग्स भी हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, वो भी एक कारण हो सकता है। और जैसे जैसे लोग अब वापिस आएंगे इन लार्ज गैदरिंग से, तो उनको भी इम्पोर्टेंट है हैंडल करना। और उनमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं कि एक तो ये जो लार्ज गैदरिंग्स अब खत्म हो रही हैं, इससे वायरस की गति में धीमापन आएगा। और जो लोग वापस अपने छोटे छोटे शहरों में, टाउन्स में अब जाएंगे इन कॉन्ग्रेगेशन के बाद, जो है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, चाहे वो मैरिजेज हो, तो उन सबको 1 हफ्ते के लिए अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। और कोशिश करें टेस्टिंग कराने की, क्योंकि ऐसी जगह से होकर आए जब बहुत सारे लोग हैं। और टेस्टिंग अगर होती है तो फिर भी उसके बाद भी लोगों के बिहेवियर में चेंज आता है। जब लोगों को अपना इन्फेक्शन स्टेटस के बारे में पता लगता है कि वो पॉजिटिव है, तो लोगों की कोशिश और ज्यादा रहती है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और पब्लिक हेल्थ मेजर्स को फॉलो करते हैं। सो टेस्ट होने के बाद वो थोड़ा ज्यादा सतर्क रहते हैं। और तीसरा ये भी है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है इन गैदरिंग्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बैकवर्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात करते हैं कि जहां से आप होकर आए हैं वहां पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, वहां से लोग कहाँ गए हैं
और कहाँ कहाँ पे वो पहुंची है और कहाँ कहाँ वायरस जा सकता है। इसके अलावा जो लास्टली जो अंत में मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि अब इस सेकेंड वेव में क्या फर्क है फर्स्ट वेव से। एक आपने जिक्र किया कि इसमें बच्चे जो है वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। पहली वेव में बहुत सारे लोग जो अपने आप को बचा पाए आइसोलेट करके या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके और लॉकडाउन की वजह से, जो वो लोग बच गए और अब वो लोग वैक्सीनेशन के दायरे में अभी नहीं है, उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है और उनमें ये यंग अडल्ट और चिल्ड्रन भी आते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि ये लोग भी अब इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। और इसका एक ही तरीका है कि मास्क 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 और मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है। मास्क को ठीक से पहनना बहुत आवश्यक है। और जब भी आप घर से बाहर निकलें बिना मास्क के नहीं निकलना है। कुछ भी किसी भी हालत में लोगों से कोशिश करें ना मिलने की, कि जितना कम से कम जो है क्राउड बनने की कोशिश करें या बाहर निकलें। और हमेशा से अपने हाथ और चेहरे की जो है सैनिटाइजेशन या हाइजीन बनाकर रखें। वैक्सीन आ गई हैं और जिन लोगों को जो एलिजिबल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीन लगवाना, क्योंकि हमें ये लगता है कि पिछले महीनों में 1/3 to 1/4 लोगों को जब इन्फेक्शन हुई तो कुछ इम्यूनिटी उनमें आई है। और बाकी की अगर हम 1/3 1/4 या 50% लोगों को अगर वैक्सीनेट कर पाएं तो ये कॉम्बिनेशन जो है हमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेकर जाएगा और हम इस पैंडेमिक के से बाहर निकल पाएंगे। जी डॉक्टर धमीजा, अभी मास्क की बात की जा रही है और जैसा हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, जो पेपर्स छप रहे हैं, उनमें अब डबल मास्किंग की बात कही जा रही है कि आपको अब 2 मास्क पहनना जरूरी है। क्या आप हमें समझा पाएंगे? अभी तक की रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं, मसलन अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहां पे ऐसे पेशेंट्स के होना जो है संभावना ज्यादा है, तो फिर जो आपको ये ऐसी एहतियात डबल मास्क रखना चाहिए। या आप बाहर जा रहे हैं जहां पे आपको लोगों का संपर्क हो सकता है, उसमें भी आप जो है डबल मास्क लगा सकते हैं। डबल मास्क का मतलब ये है कि जो सिंगल लेयर वाले मास्क जो हम घर में पहनते हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं है या नहीं हो सकता है अब इस दौर में ना हो, तो डबल मास्क का मतलब ये कि डबल लेयर लगा लें या जो आम मास्क आप पहनते हैं उसको डबल कर लें। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं या हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो फिर N95 मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि आप जो है उससे बच पाएं। ये जो वायरस के जो वेरिएंट्स हैं, आपको मास्क ही सभी वेरिएंट से बचा सकता है। वैक्सीन भी हो सकता है कि वायरस जो है कुछ स्थिति में इम्यून एस्केप कर जाए या वायरस ये वैक्सीन एस्केप कर जाए, लेकिन मास्क 100% जो है अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो चाहे वायरस अपना बिहेवियर कितना भी चेंज कर ले, आप उससे बचे रहेंगे अगर मास्क का उपयोग ठीक से करेंगे। जी डॉक्टर, ये जो दूसरी लहर है इसका ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी पीक कब आएगी, कब डाउन होगा, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ऐसे समय में इमीडिएटली अब इसकी जो चेन है उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? एब्सोल्युटली, जिस हिसाब से नंबर बढ़ रहे हैं, आज 2,70,000 या 2,60,000 की आपने बात की, तो आने वाले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में ये नंबर अगर ऐसे ही बढ़ते रहे और आज के जो नंबर्स हैं, तो ना केवल ये नंबर बढ़ेंगे तो हेल्थ केयर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर स्ट्रेन आएगा, चाहे वो बेड्स की कमी हो, चाहे वो दवाइयों की कमी हो, चाहे वो स्टाफ की कमी हो। 1% अगर आप इनकी सीरियसनेस देखें, मोर्टेलिटी देखें या आईसीयू एडमिशन देखें तो भी 3,000 के आसपास जाके बनता है। तो 3,000 अगर मोर्टेलिटी रहती है या डेथ रहती है अगले 4 हफ्ते के बाद, तो भी एक बहुत बड़ी संख्या है। उनको बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इन नंबर्स को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो 1% 3,000 बनता है ये भी कम हो। और वो ब्रेक करने के लिए हमारे पास ड्रिल्स जो है वो सबको पता है, यही ड्रिल्स हैं जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, जो हम बार बार स्ट्रेस देकर बोल रहे हैं कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, और जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन लगाइए। यही जो है चेन, जो वायरस की जो ट्रांसमिशन की चेन है, इसी से ब्रेक होगी। जी डॉक्टर, इस समय कोरोना के जो RT-PCR टेस्ट हो रहा है उसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि लक्षण सभी होते हैं लेकिन RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाती है। ऐसे में हमें और कौन कौन से टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, कोविड-19 की डायग्नोसिस जो है वो सिर्फ RT-PCR नहीं है। अगर पेशेंट्स को हम देखते हैं कि सिम्टम्स जो हैं, अगर कोविड के टिपिकल सिम्टम्स हैं तो हम उसको RT-PCR टेस्ट के लिए भेजते हैं, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस हिसाब से उसकी मैनेजमेंट की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उसको कितनी सीवियरिटी है, ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं, और होम आइसोलेशन है, या अगर
10% लोगों में अगर गंभीर बीमारी होती है तो हॉस्पिटल के लिए। लेकिन अगर उनका टेस्ट नेगेटिव है और सिम्टम्स बिल्कुल लगते हैं कोविड-19 के, तो हम फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा भी अगर फ्लक्चुएट करती है, कम होती है, तो फिर हम सीटी स्कैन, चेस्ट या ऐसी इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलते हैं जिससे ये कंफर्म हो कि ये क्या कोविड है या नहीं है। कुछ राज्यों ने अभी गाइडलाइन इशू की है, जिसमें उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिन्होंने ये कहा है अपने डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, कि अगर पेशेंट्स टिपिकल सिम्टम्स करके आता है कोविड-19 के और आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, तो भी आप उसको एज ए कोविड जो है एडमिट करेंगे और ट्रीट करेंगे। लेकिन इसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होने के कारण भी हो सकते हैं, कुछ अवॉइडेबल कारण भी हो सकते हैं। एक तो ये है कि किस टाइम पे आप टेस्ट कराते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के दिनों में एक्सपोजर के इमीडिएटली अगर आप टेस्ट कराएंगे 1 दिन में या 2 दिन में, तो हो सकता है कि ये टेस्ट नेगेटिव आ जाए। और दूसरी बात ये भी है कि एक्सपोजर के 5-6 दिन बाद तक जब ये सिम्टम्स होते हैं, तो वही जो है समय है इस टेस्ट को करवाने का उचित समय, जब सिम्टम्स पहले दिन या दूसरे दिन आते हैं, यानी कि एक्सपोजर के 5 या 6 दिन बाद। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब किस समय पर टेस्ट कराना है। और दूसरी बात ये भी है कि ये टेस्ट 100% सेंसिटिव नहीं है। कुछ अवस्था में जो है ये हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, जिसको हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो ये 100% पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो कुछ स्थिति में जो है हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन किट्स के 1 दिन आप टेस्ट करें या 2 दिन टेस्ट करें, या हमारे यहाँ पे जो किट्स हैं या जो लैब्स हैं वो 4-4 जीन्स को भी टेस्ट कर रही हैं। तो टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट हुई है पिछले 12 महीने में, और ये जो टेस्ट फॉल्स नेगेटिव टेस्टों की जो आप चर्चा कर रहे हैं, ये इस समय पर थोड़ा ज्यादा है, और कुछ लोगों में ये देखने को मिला है कि सिम्टम्स टिपिकल कोविड-19 के हैं लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव है। तो उस स्थिति में अगर अपने डॉक्टर की सलाह से अगर आपको लगता है कि ये कोविड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फिर आगे एक्सएचएस या सीटी स्कैन करवा सकते हैं और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी करवा सकते हैं। जी, चर्चा हम अपनी आगे जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता दिल्ली से वजीर अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। वजीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? धन्यवाद, नमस्कार सर। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि अभी जो 2 दिन लॉकडाउन हुई दिल्ली में, तो लॉकडाउन का तो पालन हम लोग बाखूबी बहुत अच्छे से किए, कुछ लोग किए कुछ लोग नहीं किए। सर ये मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 2 दिन आपने लॉकडाउन लगाया, मजदूर लोगों का 2 दिन का काम गया, इससे कोरोना में क्या हासिल हुआ सर, ये बताएं जरा। डॉक्टर धमीजा। बिल्कुल, इनका क्वेश्चन वाजिब है, लेकिन लॉकडाउन या जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स है वो इसलिए लगाई जाती है ताकि लोग घर से बाहर कम निकलें और लोगों का मिलना कम हो और वायरस को ये अपॉर्चुनिटी ना मिले कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो इन्फेक्ट कर सके। सो जितना हम कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो नाइट के लिए कर्फ्यू हो, चाहे वीकेंड के लिए लॉकडाउन हो, या इससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स हो, सबका पर्पज यही है, सभी इसी रिस्ट्रिक्शन का पर्पज यही है कि इस वायरस की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। और ये वायरस की चेन ऑफ ट्रांसमिशन तभी ब्रेक हो सकती है जब लोगों का आपस में मिलना कम हो और दूरी बनी रहे और मास्क पहना रहे, ताकि जो है इन्फेक्शन जो है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना जा पाए। डॉक्टर धमीजा, संक्रमण को क्या हम अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं? स्टेज 1, 2, 3, 4, और ऐसी कौन सी स्टेज होगी जिसमें हमें अस्पताल में भर्ती होने के लिए जाना पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये हम अपने डॉक्टर्स को भी यही पढ़ा रहे हैं कि कोविड-19 बीमारी को हम 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। एक तो ये है कि जब आपको इन्फेक्शन हुई या एक्सपोजर हुआ और उसके बाद आप सिम्टोमेटिक हुए, तो इनिशियली माइल्ड स्टेज में लोग रहते हैं 80% के लोग के आसपास। उसमें आपको घर पे ही होम आइसोलेशन में ही रहकर अपना इलाज कर सकते हैं। सिर्फ आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। अगर आपको बुखार है तो बुखार की जो दवाई लें, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो जांचते रहें और जांच के हिसाब से अपना जो है रिकॉर्ड रखें और अपने डॉक्टर के टच में रहें। सिर्फ इतना ही है। और ये यूरोपियन देशों में और बाकी अमेरिका में और यूके में भी यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं कि बेसिक दवाइयां जो हैं हम विटामिन हैं या जो इम्यूनिटी बढ़ाने की जो दवाई है वो देते हैं। और ये तकरीबन 80% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, इस स्टेज में आते हैं। जो दूसरी स्टेज है, जो जिन लोगों को इससे थोड़ी और गंभीर बीमारी होती है, उन लोगों में ये सिम्टम्स बढ़ते हैं, या बुखार लंबे टाइम तक रहता है, या चेस्ट या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो सांस लेने में दिक्कत या खांसी की जो दिक्कत है ये हो सकती है और बीमारी गंभीर हो सकती है। जब ऑक्सीजन लेवल्स फ्लक्चुएट करें, 94 से नीचे आए,
तब हम कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे मरीज जो है 15 से 20% रहते हैं और उनके लिए हॉस्पिटल में एडमिट करके उनको दवाइयां दी जाती हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो या ऑक्सीजन हो और स्टीरॉइड्स हो। तो ये स्थिति है, ये स्टेज 2 बोलते हैं इसको। और इससे भी गंभीर स्थिति जब होती है जब आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है हाइपर इम्यून हो जाता है, वायरस की रेप्लिकेशन फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, वो जब खत्म होती है तो आपकी जो बॉडी है उस जो इम्यूनिटी को जो है अपने ही जो सिस्टम को कोशिश करती है कि डैमेज करने के लिए, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, वो स्टेज 3 है। उसमें आपकी जो है खुद के जो बॉडी की जो हाइपर एक्टिविटी है या प्रोटेक्शन है वो जरूरत से ज्यादा रह के अपने ऑर्गन्स को जो है डैमेज कर सकती है। उस स्थिति में हम जो है टोसिलिजुमैब या आईसीयू केयर और वेंटिलेटर्स ये सब स्टेज 3 में जो है देते हैं। और ये 3 स्टेजेस मुख्यतः हैं, लेकिन 80% लोग पहली स्टेज में घर पे रहकर होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सिर्फ 10% से 15% लोग हैं जो स्टेज 2 में आते हैं और बहुत कम 2% लोग जो हैं वो स्टेज 3 में आते हैं। और इसीलिए जो है इन 3 स्टेजों में बांटा गया। और मैं आपको आपके माध्यम से श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि पैनिक नहीं करें। 80% लोग अपने आप ठीक होते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं। सिर्फ मॉनिटरिंग की जरूरत है और घर में आप रहकर होम आइसोलेशन में अलग आपका कमरा होना चाहिए और अलग आपका वॉशरूम होना चाहिए और ये जो ऑक्सीजन पैरामीटर देखते रहें और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर धमीजा, हम इस पे आगे चर्चा अपनी जारी रखेंगे। इस बीच हम अपने अगले कॉलर को लेते हैं, गाजियाबाद से यामीन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्कार जी। डॉक्टर नमस्कार जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम कोरोना पीड़ित के अंतिम संस्कार में चले जाएं तो उसके बाद हमें फिर कोविड की जांच करानी चाहिए? डॉक्टर धमीजा, देखिए, अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं और उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव हैं जिनके बारे में आपको पता है और आपके एक्सपोजर के चांसेस हैं, और घर आकर अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तब आप कोविड-19 की जांच के एलिजिबल होते हैं या करवानी चाहिए। अगर आप पूर्णतया प्रिकॉशंस लेकर किसी भी जगह पर जाते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, मास्क आपने पहना हुआ है, सरफेस को आपने टच नहीं किया है और घर आकर आपने अपने कपड़े और अपने आप को जो वॉश किया है, उसके बाद अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, बुखार है या आपको खांसी है या गले में खराश है या जो दूसरे सिम्टम्स हैं कोविड के, अगर वो हैं तभी आपको कोविड-19 की जांच करानी चाहिए। जी डॉक्टर धमीजा, किसी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हो चुका है, क्या उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो घटता बढ़ता रहता है क्या? ये देखा गया है कि जो लोग कोविड-19 की बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं उनके लंग्स में फाइब्रोसिस या लंग में थोड़ा जो रेजिडुअल डैमेज रह सकता है और उससे जो है ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट कर सकता है कुछ हफ्तों के लिए। ये देखा गया है और उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। उसके लिए डॉक्टरी सलाह से जो है आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, चाहे वो इंटरमिटेंट स्टीरॉइड्स हों या दूसरे हों। पर ये बात बिल्कुल देखी गई है, आप सही कह रहे हैं कि ठीक होने के बाद भी जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। हमारे अगले कॉलर हैं भगवान मूलचंदानी। आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो, मैं भगवान मूलचंदानी लालकोठी जयपुर से बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि इसमें अभी सिम्टम्स चेंज नजर आ रहे हैं। जी, पेट में दर्द रहता है और उल्टी आती है, भूख नहीं लगती है, आंख लाल रहती है, तो डॉक्टर का इलाज करा रहा हूँ। तो ये जो ये सिम्टम्स हैं ये इसी के ही है ना, कोरोना के? डॉक्टर धमीजा, ये नए जो सेकेंड वेव में जो आप देख रहे हैं हम पेशेंट्स, उनमें सिम्टम्स डेफिनेटली कुछ नए सिम्टम्स आए हैं जिसमें पेट दर्द होना या दस्त लगना या पेट की खराबी होना ये हो सकते हैं। और अगर ये कोविड-19 पॉजिटिव हैं आरटी-पीसीआर से और ये सिम्टम्स हैं तो वाकई में इलाज उनका होना चाहिए। और इलाज मोर और लेस सेम है जैसे पहले था, पहले वाले सिम्टम्स का भी यही इलाज था जो अब हम कर रहे हैं। इलाज पहले से हम ज्यादा समझ गए हैं वायरस को, वायरस की ट्रेजेक्टरी को, वायरस की पैथोजेनेसिस को, तो इलाज में कोई फर्क नहीं है। इलाज बिल्कुल वही है जैसे पहले था, उसमें कोई वाली चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, सिम्टम्स जरूर कुछ नए आए हैं और उनके लिए डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को हम विजिलेंट रख रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं। जी डॉक्टर, आपके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि कोविड का जो पेशेंट होता है वो अपने पास एक ऑक्सीमीटर रखता है। ऑक्सीमीटर का उपयोग कैसे किया जाता है? कहीं पैनिक की स्थिति में अपने ऑक्सीमीटर का क्या वो गलत तो नहीं उपयोग कर लेता? देखिए, ऑक्सीमीटर का मेन पर्पज है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, ये एक रफ आइडिया देता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन
कितनी चल रही है। तो अब उसमें जो आपको इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर जो है आपकी, जो उसके अंदर स्लॉट में डालते हैं और उसके बाद जो रीडिंग आती है वो दो तरह की रीडिंग आती है। एक तो SpO2 जिसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं, और दूसरा जो है पल्स रेट भी आपको बताता है। तो उसका ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और पैनिक में आने की कोई स्थिति नहीं है। इट इज वेरी सिंपल और ज्यादातर लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। जी, उसमें अपनी उंगली को ऑक्सीमीटर के अंदर कितनी देर तक रखना होगा? ये उसमें हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा रहता है कि 10 सेकंड रखना है या 30 सेकंड रखना है, लेकिन हर बार जब भी आप मापें एक डेफिनेटली यूनिफॉर्म तरीके से रखें। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, आपने एक बार 5 सेकंड रखा या अगली बार 10 सेकंड रखा, तो आपके रखते ही कुछ सेकंड्स के बाद जो है आपकी रीडिंग आ जाती है। जब आपके पास रीडिंग आ जाती है तो वो एक फाइनल रीडिंग है जो सस्टेन रहती है और उसी की रीडिंग को हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ कुछ और भी तरीके हैं आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी या लंग कैपेसिटी को देखने के लिए, जिसको हम सिंगल ब्रेथ काउंटिंग भी बोलते हैं। अगर एक बिना सांस लिए आप गिनती गिनेंगे, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में लगातार, तो सिंगल ब्रेथ काउंट आपका 30-35 ऐसे होना चाहिए और इससे ज्यादा ही होना चाहिए। इसलिए ये रफ मेथड्स हैं। अगर आपका ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है या काम नहीं कर रहा है तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका सिंगल ब्रेथ काउंट कितना है। आइए अपने अगले श्रोता का प्रश्न सुनते हैं। ओडिशा से अब्दुल खालिद। अब्दुल खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार जी। हमारा 20 साल का बच्चा है, हम ये प्राइवेट में एडमिशन दे सकते हैं? डॉक्टर, 20 साल का इनका बच्चा ये पूछना चाहते हैं कि आप प्राइवेट से हम इनका इंजेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। घर में कोई इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए। हॉस्पिटल अंडर मेडिकल सुपरविजन जो है ये दवाई होनी चाहिए, और दवाई जरूरत है या नहीं जरूरत है ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। हर व्यक्ति को, कोरोना के पेशेंट को कोई इंजेक्शन रेमडेसिविर या किसी भी स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 80% लोगों में जो है घर में ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक होते हैं, और सेकेंड स्टेज जो है या सीरियसनेस की जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है उसमें हम जो है ये दवाइयां देते हैं, और वो अंडर स्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाइजेशन में ही देनी चाहिए। हो क्या रहा है कि लोग अपने आप ऑन डिमांड मेडिसिन की लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ड्रग्स की भी शॉर्टेज हो रही है, मेडिसिन की भी, और लोगों में भी पैनिक आ रहा है। तो मैं इनको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो हॉस्पिटल में ही रहें, वहां पे अपना इलाज कराएं। अगर घर में है तो ऐसा कोशिश मत करें कि इंजेक्शन खुद लगाने की कोशिश करें। जी डॉक्टर, अब जब कोविड की दूसरी वेव, जो दूसरी लहर है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और एक डराने वाली स्थिति में भी पहुंच चुकी है, ऐसे में अब आप हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश, क्या राय देना चाहेंगे कि वो कम से कम संक्रमित हों? ये इस समय पर जो है कोविड-19 की सेकेंड लेयर की गति बहुत तेज है। वायरस जो है वो रैम्पेंट है और वायरस इज हियर टू स्टे। सो वी हैव टू बी मोर विजिलेंट देन एवर। अब हमें और भी सावधानी रखने की जरूरत है, और वही 3 बेसिक ड्रिल्स जो हैं वो तीनों को हमने रेगुलरली अपनाना है, रिगरसली अपनाना है। बाहर नहीं निकलना है जब तक कि बहुत आवश्यक ना हो, और जब भी आपका नंबर आए आपको वैक्सीन लगवानी है, और वैक्सीन ही आपको बचाएगी। लाइफ सेविंग वैक्सीन है ये, और वैक्सीन में बिल्कुल भी संकोच मत करें, और जब आपका नंबर आए तो वैक्सीन के लिए जरूर जाएं। डॉक्टर धमीजा, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ती जा रही है। एक बार फिर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहेंगे, हमें डरना नहीं है, हमें उसके साथ लड़ना है। अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली कैंट में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल आज से फिर काम करने लगा है। कोरोना संक्रमण की कमी को देखते हुए इसे फरवरी के पहले सप्ताह में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से शुरू हो चुका है। बहरहाल आज के इस संस्करण में, आज के इस अंक में बस इतना ही। कल 9:30 पर एक नए विशेषज्ञ के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।